वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। इसी का मैं आपके सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है या आप कोई भी वीडियो फिर से देखनी है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो चलो मैं शुरू करता हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो हम देखते हैं सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन होती क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम गवर्नमेंट इसलिए करना चाहती है क्योंकि अगर कोई भी बिजनेसमैन है वो अपना अच्छे प्रोडक्ट्स ना दे या कभी कभार हो सकता है कि क्वालिटी अच्छी ना दे, उससे कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है। तो ये नुकसान ना हो, अगर हो गया नुकसान तो उसके क्या क्या वेज हैं जहाँ से वो जाके अपनी मदद ले सकता है। तो इसके लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। तो हमें अपने सिलेबस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना है। तो अब देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों लाया गया। ये इसलिए लाया गया ताकि जितने भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट कर सके। जैसे सेल ऑफ अडल्टरेटेड गुड्स, इन्फीरियर सब्सटेंसेज या काउंटरफिट जो डुप्लीकेट होते हैं वो प्रोडक्ट ना आए, सब स्टैंडर्ड बिलो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ना आए, ये सब चीज़ों के लिए। और इसकी इंपॉर्टेंस दो वे में पढ़नी है हमको, फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, कंज्यूमर इग्नोरेंस। कितने कस्टमर्स को उनके राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। अगर किसी के ने नुकसान कर दिया हो गया प्रोडक्ट से किसी का, जैसे आपने क्रीम्स लगाई तो क्रीम पे रैशेज आ गए, आपका फेस जल गया, कुछ भी हो गया, तो पता ही नहीं उनको कि रिलीफ क्या मिलेगा इससे। इंडिया में बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है, यानी उनको पता ही नहीं है उनकी प्रोटेक्शन है क्या, उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी। ताकि उनको इन्फॉर्म करने के लिए बनाया, ताकि वाइट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उसको कम कर सके। और बिजनेस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और बिजनेस का ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना के रखेगा। अगर हमने बोला कि कस्टमर्स को रिपीट सेल्स लानी है, फीडबैक देना होगा, तो इसमें कंज्यूमर का जो बिजनेसमैन होगा उसका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी सोचना होगा, उसको अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर करने पड़ेंगे। फिर आता है कि सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर जो भी उसने रिसोर्स बने वो हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट में होने चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल जस्टिफिकेशन भी देनी है। फिर गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है कि वो अच्छे काम कर। अब देखते हैं हम कंज्यूमर होता कौन है। हमने देख लिया कंज्यूमर कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। तो कंज्यूमर को हम जनरली समझते हैं जिसने गुड्स या सर्विस परचेज करी, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसके प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है जो ये है। अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड और अवेल सर्विस फॉर कंसिडरेशन, ये हमने देखा था। फिर विच हैज़ बिन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर एनी स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। और इसके बाद ये एडिशनल आपको पढ़नी होगी, इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। अगर जैसे मैंने कोई गुड बाय करा और मैंने अपने भाई को दे दिया, ये ले तू यूज़ कर ले, लेकिन मैंने अपनी अप्रूवल भी दी है, तो वो भी कंज्यूमर है, मेरा जो भाई होगा, क्योंकि उसने पे तो कुछ नहीं करा, लेकिन मैंने अप्रूव कर दिया कि हाँ तू भी यूज़ कर ले। इसमें आपके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दोनों आ जाती है। हाँ, इसमें कोई रीसेलर नहीं आएगा। जैसे सपोज करो किसी बिजनेसमैन ने अपने गुड्स बाय करे तो वो नहीं आएगा, रीसेल पर्पस होना चाहिए, एंड यूज उसका कंज्यूमर होना चाहिए। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में 6 राइट्स देता है। कौन कौन से हैं वो? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सब राइट्स क्या क्या होते हैं। राइट टू सेफ्टी, हमेशा राइट टू सेफ्टी होनी चाहिए। जो भी हजार्डियस लाइफ, हाँ, जो भी हजार्डियस या जो भी नुकसान कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, वो नहीं होने चाहिए। हमेशा जो सेफ्टी नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे आपने देखा होगा कभी कभी आईएसआई मार्क वाले होते हैं, तो हमेशा हमें वही प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए जो आईएसआई मार्क्स वाले हो। राइट टू बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर का राइट है उसको हर चीज़ बताओ कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि हर आइटम पे सब चीज़ें लिखी रहती है। राइट टू बी अश्योर्ड, कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि वो जितनी भी वैरायटी देखना चाहे वो देख सकता है। राइट टू बी हर्ड, सपोज करो आपने कोई खाना ऑर्डर करा स्विगी से, जोमेटो से, जिससे भी आप ऑर्डर करते हो, तो वहाँ पे देखा होगा ना कि कंज्यूमर सपोर्ट चैट डिपार्टमेंट भी होता है, वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट्स करते हो। वैसे ही कंज्यूमर का राइट है कि उसको जहाँ पे कंप्लेन करनी है वहाँ पे उसकी कंप्लेन सुने। ऐसे ग्रीवेंस सेल बनाने चाहिए हर बिजनेस को। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर कोई भी उसके अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है तो वो एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है
तो फिर उसको रिप्लेसमेंट करके देना या रिमूव करना या फिर कंपेंसेशन देना, ये सब उसका राइट बनता है कि उसको देना ही होगा कंपनी को। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जो भी वो सीखना चाहे वो सीख सकता है। अब राइट्स है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है कि हमेशा उसको अवेयर रहना है कि कौन कौन सी गुड्स या सर्विस आ रही है मार्केट में। हमेशा जो स्टैंडर्डाइज गुड है वही ले। जैसे इलेक्ट्रिक में ISI FPO मार्क होता है फूड प्रोडक्ट्स पर, हॉलमार्क की ज्वेलरीज ले। रिस्क देखें क्या क्या है, हर लेबल ध्यान से पढ़े, उसकी वेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। हमेशा खुद को देखे कि फेयर डील कहाँ मिल रही है, ये नहीं इम्पल्स डिसीजन लेना, जहाँ पे सबसे अच्छी डील मिले वहाँ से लेना चाहिए। और बस आप कैश मेमो ले, कंज्यूमर सोसाइटीज में ले, रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करें, ये सब इसके लिए कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मार्क्स बना रखे हैं, डिफरेंट मार्क्स होते हैं ये सारे। अब हम देखते हैं इसके रिड्रेसल सिस्टम का है क्या होता है। तो इसमें 3 बॉडीज आती है, मैंने आपको एक सुंदर सा चार्ट बना रखा है, आप ये चार्ट को पढ़ लो, आपको सब समझ आ जाएगा। ये सबसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो कितने तक की कंप्लेन हम फाइल कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट में हम कर सकते हैं अप टू 1 करोड़, स्टेट में आएगा 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ और नेशनल कमीशन में आएगा मोर देन 10 करोड़। फिर नेक्स्ट आता है आपका मेंबर कौन बन सकता है। तो एक प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर और नेशनल में 4 मेंबर। इसमें एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वर्किंग या सेम वही वर्किंग या रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का होगा लेकिन इसमें, और नेशनल में सुप्रीम कोर्ट का। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इसमें स्टेट गवर्नमेंट करेगी, रिकमेंडेशन सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी बनाती है गवर्नमेंट, ताकि उसमें वो नाम दे सके डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट को। बस आप इतना डिटेल में मत पढ़ो, बस ये याद करो, रिकमेंडेशन और सिलेक्शन कमेटी। स्टेट कमीशन में कौन होगा? स्टेट कमीशन में अपॉइंट कौन का, प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है स्टेट कमीशन का? ये भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। किसकी रिकमेंडेशन पे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी लेकिन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे बस आप ये याद करनी है, बार बार आप इसको रीड करोगे आपको याद होता जाएगा। अपील अगेंस्ट ऑर्डर किस कहाँ पे अपील कर सकते हैं? अगर ऑर्डर पसंद नहीं आया तो हम अपील कर सकते हैं जो नेक्स्ट वाले में, जैसे स्टेट कमीशन। और ये अपील कितने दिन में करनी है? 45 डेज के अंदर। स्टेट कमीशन का ऑर्डर पसंद नहीं आया तो नेशनल कमीशन के पास, लेकिन ये होगा 30 डेज के अंदर। अगर नेशनल कमीशन का भी ऑर्डर पसंद नहीं आया तो ये होगा सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये अपील करनी होगी, और ये भी विद इन 30 डेज होगा। बस ये सारा टेक्स्ट में यही लिखा है, आप एक बार रीड दे दोगे आपको सब समझ आ जाएगा। बाकी मैंने अच्छा सा चार्ट बना रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखते हैं रिलीफ क्या क्या अवेलेबल है। रिलीफ ये अवेलेबल हो क्या कि जो भी डिफेक्ट है उसको हटा दो या रिप्लेस कर दो, न्यू वन दे दो प्रोडक्ट, रिफंड कर दो जो भी उसने पैसे दिए हैं, कंपेंसेशन दे दो। अगर कोई लॉस होता है पार्टी को तो उसको कंपेंसेशन दे दो, और जितने भी अपने अनफेयर प्रैक्टिस करिए उसको बंद कर दो, रिपीट मत करना। हजार्डियस गुड्स नहीं बेचने, अगर जो भी मार्केट में हजार्डियस गुड है उनको वापस ले लो। सीज कर देती है गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना हजार्डियस गुड्स की। अब देखते हैं रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का रोल क्या क्या है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल होता है कि वो अपने कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में प्रमोशन करे, बताए लोगों को कि क्या क्या होती है इसमें। जैसे एजुकेट करना पब्लिक को कि उसमें क्या क्या राइट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश करना जिनको पढ़ के वो एजुकेट हो सके, और टेस्टिंग करना कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की लैब्स में, ताकि हमें वो टेस्ट रिजल्ट्स मिल सके जो बेनिफिट में मिलेगा कंज्यूमर्स को। एनकरेज करे कंज्यूमर को, प्रोटेस्ट करना अगर कोई भी उनके साथ गलत चीज़ होती है तो एनकरेज करती है, ताकि हाँ इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, कंप्लेंट्स फाइल करना, उनके अगर कोई डर रहा है तो उसके बिहाफ पर केस फाइल करना, और कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनाना, ये सारी रोल होते हैं एनजीओ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के। तो बस ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, इसी के बाद ये आपका पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी की वीडियोस देखी होंगी आपने, और लाइक कर देना, एंड कोई भी डाउट लगे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बस थैंक यू गाइस।